प्यारे बच्चों, अर्पणा नारोलिया का आपको नमस्कार एवं शुभाशीष। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र में कक्षा 12वीं में अंश पूंजी के लेखांकन हेतु अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम अंश पूंजी एवं ऋण पत्र संबंधी लेखी इकाई को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अंश पूंजी का लेखांकन। अंश पूंजी के लेखांकन में हमने पिछली 2 कक्षाओं में इसका अध्ययन कर चुके हैं कि सैद्धांतिक प्रश्न और क्रियात्मक प्रश्न किस तरह से किए जाएंगे। मैं आपकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति चाह रही हूँ कि किस तरह से आपने पिछली क्लास को पढ़ा है। आपने जाना कंपनी क्या होती है, कंपनी की स्थापना किस प्रकार से की गई है, कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता से ज्यादा पूंजी एकत्रित करके और व्यवसाय को बड़ा रूप प्रदान करना। तो कंपनी जब स्थापित होती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी पूंजी के एकत्रीकरण के लिए एक प्रक्रिया को अपनाना होता है और उस प्रक्रिया का नाम होता है अंश, यानी अंशों का निर्गमन। अब अंशों के निर्गमन से जब हम पूंजी एकत्रित करते हैं, इसका मतलब है अंश पूंजी का एकत्रीकरण किया जाता है। तो अंश पूंजी के एकत्रीकरण के लिए आपने जाना उसका आशय, उसके प्रकार, कितने प्रकारों की पूंजी होती है। जब हम अकाउंटिंग में यानी लेखाकर्म में हम लेखांकन प्रक्रिया अपनाते हैं तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों या कह सकते हैं हम सर्कमस्टेंसेस, उनमें अलग अलग प्रश्नों को आपको करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जाना कि अंशों का निर्गमन कितनी परिस्थितियों में किया जाता है। तो सामान्यतः एक रोकड़ के रूप में, एक रोकड़ के अतिरिक्त। इसका संक्षिप्त रूप आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसी से संबंधित आगे की जो स्थिति आपके सामने आएंगी, उनसे संबंधित हम थ्योरी के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के एक एक करके देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले बच्चों बकाया मांग। बकाया मांग को हम यहाँ पर बच्चों याचना भी कहते हैं। जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि जब अंशों की पूंजी को एकत्रित किया जाता है तो जनता से उसे विभिन्न प्रकार की किश्तों में वसूलना होता है। तो यहाँ पर जो किश्तें निर्धारित की जाती हैं, सबसे पहले आवेदन होता है, आवेदन के बाद आवंटन, आवंटन के बाद याचनाएं। तो प्रयास ये किया जाता है कि हमारी किश्तें 4 या 5 भागों में बटे, जिसमें एक समय अवधि भी निश्चित होती है। उस समय अवधि पर हम हमारे अंशधारियों से राशियों की मांग करते हैं, जितने भी उन्होंने अंश को क्रय कर रखा है उन अंशों पर। और जब यहाँ से राशि मांगी जाती है उसे हम कहते हैं देय करना। जैसे ही देय की जाती है, हम उस पर्टिकुलर यानी विशेष तिथि को उतनी राशि का भुगतान कंपनी में कर देते हैं। अब ऐसी भी कोई स्थिति आ सकती है कि जैसे कोई अंशधारी बी नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कंपनी में अपने अंशों को खरीद तो लिया, अब आगे की ऐसी उसके पास स्थिति आई कि हमें अगस्त सितंबर का पेमेंट हम नहीं कर पा रहे, यानी असमर्थ हैं। और जब असमर्थता होती है तो हम उस याचना की राशि का भुगतान वहां नहीं कर पा रहे हैं जिस स्थिति को हमें करना चाहिए। तो ऐसे में कंपनी अपनी लेखांकन प्रक्रिया में क्या बदलाव लाती है, यही एक दशा बकाया मांग है। बकाया मतलब अभी शेष है, आपको देना बाकी है। तो बकाया मांग को यदि हम अपने निश्चित शब्दों में परिभाषित करें तो बच्चों, जब कोई अंशधारी मांगी गई आवंटन की राशि, अब हमने आवंटन क्यों बोला, क्योंकि एप्लीकेशन की अगली स्थिति क्या होती है, अलॉटमेंट, जिसे हम हिंदी में आवंटन के नाम से जानते हैं। या तो आवंटन की राशि नहीं दे पा रहा हो या फिर अगली कुछ याचनाओं की राशि, उसमें से प्रथम मांग हो सकता है, द्वितीय मांग हो सकता है, अंतिम मांग हो सकती है, किसी भी तरह की कोई किश्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, आवंटन की राशि या मांग राशि का भाग देय तिथि तक नहीं चुका पाता, जो हमने ड्यू डेट पहले से निर्धारित कर दी है, उस तिथि तक उसे यदि नहीं चुका पाया तो इस राशि को हम क्या नाम देंगे, बकाया मांग।
यानी कॉल्स इन एरियर। इस राशि को हम चुकता पूंजी में से घटाकर दर्शाते हैं। हमने आपको एक स्थिति विवरण का प्रारूप पिछली कक्षा में पढ़ाया था। उस स्थिति विवरण में आपको मैंने विभिन्न प्रकार की पूंजियों को दर्शाते हुए दिखाया था कि अधिकृत पूंजी किस ढंग से लिखी जाएगी, निर्गमित पूंजी का कैसे लेखांकन होगा, फिर आती है मांगी गई पूंजी, फिर होती है दत्त या चुकता पूंजी। तो जब हम मांग रहे हैं और उसमें से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो स्वाभाविक है वो हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही है। इसका मतलब उतनी राशि हम उसमें से घटाकर दायित्व पक्ष में दर्शा देंगे। तुलन पत्र भी कहा जाता है चिट्ठे को, वैसे तो सब जानते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है बैलेंस शीट। तो बच्चों, बकाया मांग का एक बहुत महत्वपूर्ण लेखा होता है। कुछ लेखा शास्त्रियों का मत है कि हम बकाया मांग का उल्लेख करें अथवा ना करें। तो कॉल्स इन एरियर चूंकि हमारे लिए एक कम प्राप्त होने वाली राशि, मतलब प्राप्त होनी थी बट नहीं हुई है, तो ऐसी दशा में हम नियमों को ध्यान में रखते हुए कॉल्स इन एरियर को अपनी जर्नल प्रविष्टि के अंतर्गत डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे। यानी कॉल्स इन एरियर क्या होगा? डेबिट। अब कुछ लोगों का ये मत है कि कॉल्स इन एरियर को हमें दर्शाना ठीक नहीं है, यानी उचित नहीं माना गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है बच्चों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर एक ऐसी मद है जो हमें प्राप्त ही नहीं हुई है। उससे संबंधित जो राशि हमें प्राप्त होनी थी वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो हम उसका लेखा अनावश्यक रूप से इसमें क्यों प्रदर्शित करें? तो बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा और आप जब भी अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखें। कॉल्स इन एरियर के बारे में क्या मत है, या आप लेखा करेंगे तो डेबिट और अन्यथा इसको करना आवश्यक नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इस पर ब्याज। सामान्यतः जब किसी अंशधारी द्वारा निश्चित तिथि को निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 की, यह अधिनियम है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, उसकी टेबल तालिका F के अनुसार हमें उस पर इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज करना होता है। अब ये इंटरेस्ट हम क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो हमें जब राशि उतने महीने तक नहीं दी आपने तो उतनी महीने की आपने देरी की है, यानी लेट पेमेंट हुआ है, तो उतनी ही माह का हम आपसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मैंने अगस्त में कॉल की राशि देनी थी। अब हमने क्या किया? अगस्त में ना देकर अक्टूबर में दिया। तो देखिए, आप अगस्त निकला, सितंबर निकला और आपने 1 अक्टूबर को दे दिया, तो आपने कितने माह लेट दिए? 2 महीने। तो इस प्रकार से बच्चों ब्याज की गणना 2 महीने के हिसाब से गणित की जाएगी या कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन ये अभी आपके पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख नहीं है न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन आप सबको थ्योरी का नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसलिए आप ये पढ़ सकते हैं कि कंपनी अधिनियम द्वारा जो तालिका F में 10% की दर बताई गई है उसके अनुसार हम उस पर ब्याज चार्ज करेंगे, कम से कम 10%। अब देखिए, आप इसके आगे जो देख रहे हैं अग्रिम मांग, बकाया मांग का ठीक विपरीत है बच्चों ये अग्रिम मांग, यानी अग्रिम याचना। अभी हम बात कर रहे थे ऐसी राशि जिसका भुगतान समयावधि के अनुसार कर देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आपने मतलब अंशधारी ने। अब यहाँ बात ठीक विपरीत है कि कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कंपनी के अंशों पर प्राप्त राशि का कुछ थोड़ा बहुत भुगतान या फिर पूरा का पूरा भुगतान हमारे मांगने से पूर्व ही कर देते हैं, यानी हमने कॉल की नहीं और आपने दे दिया। मान लीजिए हमने जनवरी को अंशों का निर्गमन किया
और अब हमारी कॉल जनवरी, मार्च, सितंबर और नवंबर के हिसाब से निश्चित की गई। अब ए अंशधारी ऐसा है जिसने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पर सारी की सारी राशियों का भुगतान कर दिया, मतलब आवंटन का भी, प्रथम मांग का भी और अंतिम मांग का भी। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अग्रिम प्राप्ति। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, कुछ बच्चे जुलाई में ही पूरे साल की फीस दे देते हैं, कुछ बच्चे उसको किश्तों में देते हैं, कुछ जुलाई में, कुछ सितंबर में दे दिया, कुछ परीक्षा के पूर्व दे दिया। तो ये क्या है? यानी कोई स्टूडेंट पहले दे रहा है एडवांस में और कोई किश्तों के रूप में दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा जो शेयर होल्डर है वो निश्चित अवधि के पूर्व ही अपना कुछ भुगतान, कुछ क्यों बोला है, हो सकता है वो 2 किश्त का दे रहा हो सकता है वो पूरी किश्तों का दे रहा हो, इसलिए समस्त भुगतान भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम अग्रिम मांग राशि और इंग्लिश में कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस के भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, इस पर भी इंटरेस्ट होगा यानी ब्याज। तो इसमें कहा गया भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तालिका F के अंतर्गत ब्याज की दर कितनी होना चाहिए बच्चों? 12%। ये पहले 5 और 6% हुआ करती थी, अब ये जो आपका संशोधित अधिनियम 2013 का है उसमें ये 12% कर दी गई है। लेकिन इसका कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। जैसे आपने अगस्त में अक्टूबर और नवंबर का पैसा दे दिया है, तो अक्टूबर का आप अलग किश्त से निकालिए, यानी जितनी भी राशि होगी उतने माह का ब्याज, और ऐसे ही नवंबर तक के माह जितने होंगे उस राशि पर उतना ब्याज आपको गणना करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का लेखांकन प्रक्रिया में अभी किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है, जैसा मैंने आपको कॉल्स इन एरियर के लिए बताया था। लेकिन हाँ, कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं ये आपको ज्ञान में होना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस चूंकि अग्रिम प्राप्त राशि है, यानी हमें क्रेडिट हुई है, वो भी कैसे? एडवांस में। और ये राशि हमें किस रूप में प्राप्त होती है? हमारे चेक या कैश रूप में। तो हम सामान्य रूप से कंपनी की जर्नल प्रविष्टियों के अंतर्गत बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस करेंगे। ये मैंने एक संक्षिप्त जर्नल प्रविष्टि के द्वारा आपको समझाया है। यदि किसी प्रकार का कोई क्रियात्मक प्रश्न आपके सामने आता है तो उसमें आपको किश्त के साथ दिया होगा। जैसे अभी हम जो उदाहरण बता रहे थे आपको, अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान करना। इसका मतलब है जब आप यहाँ जर्नल बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। अब वो शेयर इक्विटी होगा तो आप इक्विटी नाम देंगे, प्रेफरेंस होगा पूर्वाधिकार तो आप पूर्वाधिकार का नाम देंगे। इस प्रकार आपका जर्नल बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉमन फॉर्म में आप लिख सकते हैं टू शेयर कॉल, कोई भी कॉल हो सकती है। अब जब एडवांस में हमने ले ली राशि तो इसको हमारी जो ड्यू डेट है, देय तिथि है, उस पर जाकर इसको समायोजित करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एडजस्ट करना। तो बच्चों, जब हम कॉल्स इन एडवांस को यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एडजस्ट करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा? डेबिट कर देना होगा। अब हमारा जर्नल क्या दिख रहा है? अग्रिम प्राप्त राशि का समायोजन करने पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया क्योंकि वो शेयर कॉल का पैसा था और यहाँ इस पे डेट पर आकर हमने उसको एडजस्टमेंट दिखा दिया। अब बच्चों, ये दोनों बातें जो भी आपने देखी, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस,
इनको हम अवशिष्ट याचना भी बोलते हैं और अग्रिम याचना तो अभी आपने पढ़ा ही है। बकाया मांग को हम अवशिष्ट नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यदि आप अंतर पढ़ लेते हैं समझकर तो आपको इसको न्यूमेरिकल करने में भी बहुत आसानी होगी। अब ये देखिए अंतर। सबसे पहला आपको दिख रहा है उसका आशय कि अवशिष्ट या बकाया मांग राशि कौन सी होती है, जो अंशधारी से मांगी गई हो लेकिन जिसका भुगतान अभी तक क्या हो, देय हो, बाकी हो। जो अभी आपने आशय पढ़ा वो सीधा का सीधा पहला अंतर बन जाता है। अब अग्रिम मांग क्या हो जाती है? ये वह राशि है जिसे कंपनी ने अंशधारी से अभी मांगा ही नहीं है, उसकी देय तिथि निश्चित की नहीं हमने अभी, लेकिन अंशधारी ने क्या किया, उसको एडवांस में चुका दिया। आगे ब्याज। अंशधारी इसमें कंपनी को ब्याज देते हैं। किस परिस्थिति में? जब हमारा एरियर बन रहा हो, कॉल्स इन एरियर, तो अंशधारी को चुकाना पड़ेगा कंपनी को ब्याज। लेकिन अग्रिम याचना की स्थिति में क्या होगा कि कंपनी अंशधारी को ब्याज देती है। ठीक एकदम अपोजिट। ब्याज की दर अभी आपने उसके आशय में पढ़ा कि तालिका F के अंतर्गत उसमें निर्धारित किया गया है 10% प्रतिवर्ष और अग्रिम याचना में निर्धारित किया गया है 12% प्रतिवर्ष। बच्चों अभी आप जब इसका अध्ययन कर रहे हैं तो साथ साथ में इसे लिखते भी चलें ताकि आपको याद हो जाए ये अंतर। अब हम आगे देखते हैं ब्याज की प्रविष्टि। अभी आपने जर्नल के द्वारा देखा कि किस ढंग से हम बैंक खाते को नाम करते हैं यानी डेबिट और प्राप्त ब्याज खाते को हम क्रेडिट करते हैं। ये किसकी दशा में है? बकाया मांग राशि में। अब जब अग्रिम मांग राशि की बात करते हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट होगा लेकिन उसके बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये अंतरों के लिए आपको महत्वपूर्ण है, ना कि क्रियात्मक प्रश्नों के लिए। लेखांकन अवशिष्ट याचना खाते का सदैव डेबिट शेष होता है। जैसा भी आपने पढ़ा उसे हम जर्नल में क्या कर रहे हैं, डेबिट। अग्रिम याचना का खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। प्रस्तुतिकरण इस चिट्ठे में मांगी गई पूंजी में से जितना हम मांग रहे हैं और बकाया मांग राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए उसे हम घटाकर दर्शाते हैं। अग्रिम मांग राशि को चिट्ठे में चालू दायित्व शीर्षक में अलग से दर्शाया जाता है। अब खाते रखना, इसके लिए कोई भी अलग से खाता रखना अनिवार्य नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया दो अलग अलग लेखा शास्त्रियों के मतों के बारे में, यहाँ पर हमें राशि जो है उसके लिए लेखा रखना आवश्यक होता है। बच्चों इसी प्रकार से हम अतिअविधान और अल्पाविधान को देखेंगे, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी द्वारा सामान्य दशा में जनता में अंशों को निर्गमित किया जाता है और इससे अधिक संख्या में हमारे पास आवेदन स्वीकृत हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम अतिअविधान कहते हैं। और यदि निर्गमित अंशों से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसे हम अल्पाविधान का नाम दे सकते हैं। अल्पाविधान को बच्चों न्यून अविधान का भी नाम दिया जा सकता है। अब हम आवंटन पर आते हैं। इसमें अंशों का आवंटन आनुपातिक रूप से होता है। आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनेट। जब हम सामान्य से अधिक संख्या में अंशों को प्राप्त करते हैं तो इसके कई अलग अलग दशाएं हो सकती हैं। या तो हम अधिक राशि को वापस कर दें, या हम उसे समायोजित कर दें, या फिर ऐसी स्थिति में लाएं कि विभिन्न प्रकार के अंशधारियों द्वारा विभिन्न तरीकों से उनको निश्चित प्रतिशत के अनुसार अंशों को आवंटित करना, जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट या प्रोरेटा अलॉटमेंट। और अल्पाविधान में ऐसी कोई स्थिति होती नहीं है। जैसे अंश आवेदन होते हैं पूरे के पूरे हम आवंटित कर देते हैं। न्यूनतम अविधान में अति अविधान न्यूनतम अविधान की एक समस्या नहीं होती है, लेकिन न्यूनतम अविधान की समस्या हो सकती है क्योंकि कम राशि हमें यहाँ पर कम अंशों के लिए राशि प्राप्त हो रही है। अति अविधान की दशा तब बनती है जब कंपनी ख्याति की प्राप्त हो,
बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब कंपनी बहुत प्रसिद्ध होती है, नाम होता है, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम उस फर्म में या कंपनी में अपने अंशधारी के रूप में प्रवेश करें। और कंपनी की प्रारंभिक स्थिति में अल्पावधान की दशा बनती है। राशि की वापसी में क्या है कि जब आवेदकों को हम अधिक स्थिति में राशि आती है तो उन्हें हम रिटर्न कर देते हैं। इन पर निर्धारित आप प्रश्न भी करेंगे आगे, या फिर हम पूरे के पूरे रिजेक्ट कर देते हैं यानी वापस कर देते हैं। अल्पावधान की स्थिति में आवेदकों की राशि को वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। निवेशकर्ताओं की विचारधारा में कंपनी के संबंध में ये बहुत पॉजिटिवली सोचा जाता है अति अभिदान को, और अल्पावधान की स्थिति में निवेशकर्ता कंपनी के संबंध में अपनी सकारात्मक विचार नहीं रखते हैं। कि जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, दो दुकान है, एक में बहुत ज्यादा विक्रय होती है, दूसरे में नहीं होती है, तो जो कम होती है उस पर अपन ज्यादा अच्छे विचार नहीं रख पाते हैं कि उसकी वस्तु की गुणवत्ता नहीं है, उसमें पहचान नहीं है, उसका व्यवहार नहीं है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी जाती है। बच्चों, इनसे संबंधित हम न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रश्न में अंशों को जब निर्गमित किया जाता है तो जो जो दशाएं अभी आपने देखी उनसे संबंधित एक प्रश्न को देख रहे हैं हम। एक कंपनी है आर लिमिटेड 100 रुपए वाले 1200 अंशों को निर्गमित कर रही है। उन पर विभिन्न प्रकार की किश्तों से आधारित हम राशि को एकत्रित कर रहे हैं, 30 रुपए, 40 रुपए और 20 रुपए, क्रमशः आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग के अनुसार। और जितना भी शेष बच रहा है यदि, तो वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये भी निकाल सकते हैं। देखिए 30 और 40 और 20, टोटल अमाउंट हम 90 बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शेष आप कब मांगो, जब सेकेंड और फाइनल कॉल हो। तो ऐसी स्थिति में जो 100 रुपए का एक अंश है, 100 रुपए में से हमने 90 रुपए मांग लिए, तो कितने नहीं मांगे, 10 रुपए। अब ये 10 रुपए किस पर लेंगे आप, शेष, द्वितीय एवं अंतिम मांग पर। आगे वो दे रहे हैं कि हमने 1200 अंशों को तो निर्गमित किया, लेकिन हमारे पास आ गए हैं 1300 अंश। तो 1300 अंशों के लिए जब आवेदन हमने स्वीकार किए तो निर्देशकों ने कहा कि 100 अंशों को हम अस्वीकृत कर देते हैं। अब 100 अंशों के आवेदन की राशि को हमने अस्वीकृत कर दिया और उनकी समस्त राशि लौटा दी। इससे संबंधित हमको एक न्यूमेरिकल देखना होगा। अंत में वो ये बात बता रहे हैं कि 10 अंशों को छोड़कर हमने बाकी राशि को प्राप्त किया है। अब देखिए, इससे संबंधित जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल के लिए बच्चों आपको पता है जर्नल का फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 5 खाने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट, क्रेडिट, जिसे हम तिथि, विवरण, खाता बही, पृष्ठ संख्या, नाम पक्ष और जमा पक्ष की राशि से दर्शाते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग देना अनिवार्य होगा, इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। उसकी जर्नल एंट्रीज में आप जर्नल के नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि हम पहली प्रविष्टि करते हैं तो राशि को प्राप्त करने से संबंधित एंट्री होगी, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप सबको ये ध्यान देना होगा कि जब राशि को हम निर्गमित करके इकट्ठी करते हैं यानी एकत्रित करते हैं, तो उनको हम नरेशन में जरूर दर्शाएं कि 1300 अंश थे और उस पर 30 रुपए की दर से हमने उसे प्राप्त किया। हमने उसे प्राप्त करके जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, तो शेयर कैपिटल में हम सारी की सारी अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन का एक पेयर कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी राशि हमने चाहिए थी यानी जो हमने निर्गमित किए थे 1200 अंश, उतनी राशि केवल हम प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात 36,000 रुपए। और हमने रिसीव कितना किया था, 39,000 यानी 39,000। तो अब हमारे पास जो एक्सेस मनी है वो है 3,000 का। 3,000 हमें यहाँ रिटर्न करने की बात कही गई है प्रश्न के अनुसार, तो हम शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करके उसे रिटर्न कर देंगे। इस प्रकार से जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर मूव करते हैं, हमारी अगली किश्त होती है अंश आवंटन की, यानी शेयर अलॉटमेंट को हमने एक निश्चित अवधि को यानी जो तिथि आपको पहले से निर्धारित दी जाती है उसके अनुसार आप ड्यू करेंगे, और ड्यू अमाउंट आपका 40 पर शेयर के अकॉर्डिंग है। जैसे आपने ड्यू किया, उस शेयर होल्डर्स ने उस अमाउंट को रिसीव करा दिया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये बैंक से कलेक्शन किया जाता है कंपनी के थ्रू सारे अमाउंट्स को।
अलॉटमेंट की अगली स्टेज हमारी आती है फर्स्ट कॉल। तो बच्चों इस तरह से किश्तों का निर्धारण किसी भी प्रकार से हो सकता है। अलॉटमेंट पर ही हम कंप्लीट कर सकते हैं या अलग अलग कॉलों पर कर सकते हैं, कॉल्स पर। अब शेयर फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू किया, फिर हमने उसको रिसीव किया। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव की एंट्रीज बिल्कुल एक समान होंगी। अब हम आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जो हमारे प्रश्न में दी गई थी कि कुछ अंश ऐसे जो किसी विशेष अंशधारी के पास थे, उन्होंने उतनी राशि का भुगतान अभी नहीं किया। तो बच्चों अभी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर बन रहा है, यानी बकाया मांग, जिसे हम अवशिष्ट भी कहते हैं। तो 10 अंशों की राशि को छोड़कर हमने बाकी राशि देखिए प्राप्त कर लिए 23,800 रुपए। लेकिन इस बात को आपको कहाँ दर्शाना होगा? नरेशन में। तो हमने यहाँ नरेशन दिया है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1190 शेयर्स। हमने 10 अंश इसमें कम कर दिए थे, बाकी राशि हमने प्राप्त कर ली बैंक के थ्रू। अब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी आपने इसी ढंग से ड्यू किया, लेकिन रिसीव में फिर आपको दिख रहा होगा कि 10 अंशों की राशि हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो उतनी राशि हम कम करके उसे रिसीव कर लेंगे। बच्चों इस तरह के क्रियात्मक प्रश्नों को आप अपने पाठ्यक्रम की जो भी पुस्तक आपके पास है उपलब्ध, उससे आप अभ्यास के रूप में इन्हें दोहराएं। अब हम देखते हैं बच्चों प्रीमियम। ये भी एक प्रकार होता है अंशों के निर्गमन के लिए। आप सब जानते हैं सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर और बट्टे पर। अब हमारी अगली स्थिति है प्रीमियम पर निर्गमन करना। भारतीय कंपनी अधिनियम कहती है कि प्रीमियम एक ऐसा अधिमूल्य है जिसे हम एक एक्सेस यानी क्रेडिट के रूप में प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे अधिमूल्य भी कहा जाता है और एक्सेस अमाउंट भी कहा जाता है। लेकिन ये किस प्रकार से निर्धारित होता है ये आपको जानना जरूरी है। हमने आपको एक उदाहरण दिया है कि 100 रुपए का एक अंश है जिसका अंकित मूल्य 100 है, इसे हम अंकित मूल्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू के नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है। यदि हम 100 से अधिक उसे 120 रुपए में निर्गमित करें तो बच्चों इस प्रकार जो अधिक राशि आपको 20 रुपीज दिख रही है यानी 20 रुपए, तो ये 20% की राशि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, उस राशि को हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक शेड्यूल 3 है जिसमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि इस प्रीमियम की राशि को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खाते में हमेशा जमा करके दर्शाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मद है और इसका बच्चों आगे उपयोग भी किया जाता है। तो मुझे ये बताना होगा कि इस तरह का प्रश्न आपको एक थ्योरी में पूछा जा सकता है वार्षिक परीक्षा के लिए कि प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उपयोग कंपनी द्वारा किन किन चीजों के लिए किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा इससे संबंधित थ्योरी के लिए। ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसे हमेशा क्रेडिट शो करेंगे। अब ये जो मैंने अभी आपको प्रश्न बताया इसके उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? इसका प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में होता है, कंपनी के कुछ अलग आपके पेमेंट्स होते हैं भुगतान उनके करने के लिए होता है, तो ये अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित कर रखा हो। आगे हम देखते हैं बेटा इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें आपको ये बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस ढंग से आप उपयोग में ला सकते हैं। आपको दिख रहा है प्रश्न कि शौर्य लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को जिसमें 20,000 कितने निर्गमित किए उन्होंने 20,000 और 10% प्रीमियम पर उन्होंने इशू किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ ले लिया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे अलग अलग किश्तों पर, अब ये देखने मिल रहा है हमको एक साथ, यानी जिससे कहते हैं लमसम, एक मुश्त राशि प्राप्त करना, और जब मांगा तब उन्होंने दे दिया। तो ऐसी कंपनीज वो कंपनी होती हैं जिनकी मार्केट में अपनी गुडविल होती है, जिनके नाम से ही शेयर होल्डर अपने पेमेंट को कर पाते हैं। तो इसमें एक आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आवेदन हमने बोला है तो कुछ लेखा शास्त्री बताते हैं कि आवेदन यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ आप एंट्री कर दें, या एक दूसरा तरीका होता है कि हम शेयर होल्डर नाम से एंट्री कर दें। तो
तो बच्चों ये आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, दोनों ही सही माने गए हैं। इसके यदि हम न्यूमेरिकल को देखें तो एज यूजुअल जैसे आपने पहले एंट्रीज लिखना सीखा कि सबसे पहले हर बच्चे को उस कंपनी का नाम हेडिंग के रूप में लिखना अनिवार्य है इन द बुक्स ऑफ शौर्य लिमिटेड। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, उसकी हेडिंग बनाइए। आपके कॉलम्स आपको पता है जर्नल के, कक्षा 11वीं में आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। हमने जैसे ही अमाउंट रिसीव किया तो हमारा जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण राशि हमको आवेदन से मिल गई, तो जो हमने अप्लाई किया वही हमने अलॉट कर दिया पूरा पूरा। तो देखिए नरेशन में आपको क्या दिख रहा है, being lump sum amount received with premium on 20,000 shares at the rate of ₹11 per share। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 11, जबकि अंश का मूल्य कितना था बच्चों, 10 रुपए। हमें कितना प्रीमियम देना था, 10%। ये आपको कैलकुलेट करना होगा, 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपए। और जब हमने 10 रुपए में 1 रुपए जोड़ दिया तो टोटल अब शेयर का मूल्य कितना हो गया, 11 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार हमें 2,20,000 का अमाउंट प्राप्त होता है और ये 2,20,000 का अमाउंट हम उसे शिफ्ट कर देते हैं शेयर कैपिटल में। तो देखिए अब आपका जर्नल शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल, जितना अमाउंट हमें शिफ्ट करना था, उसके साथ साथ हमने प्रीमियम को शो कर दिया जो 20,000 उसमें इंक्लूड बताई जा रही है। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रीमियम से संबंधित क्रियात्मक प्रश्न को अभी देखा। आगे की कक्षा में हम कटौती पर निर्गमन को पढ़ेंगे।